हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट थर्ड आज हम देखेंगे और सारे के सारे जो बचे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनको आज अच्छे से समझ के अपना सेकंड चैप्टर पूरी तरीके से खत्म करेंगे। और पहला और दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्लास पूरी बेसिक चीजें हैं। अकाउंटिंग की सारी बातें क्लास हमने पहले चैप्टर में देख ली, सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने सारे के सारे टर्म्स देख लिए। तो अब जो कुछ बचे कुछ टर्म्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है प्रॉफिट्स। सबको पता है क्लास की जो प्रॉफिट है वो मुनाफा होता है। ये एक ऐसा वर्ड है जो अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा। प्रॉफिट्स यानी कि मुनाफा। तो जब हम सारे खर्चे माइनस कर देते हैं फिर जो बचता है उसको क्या बोलते हैं क्लास? प्रॉफिट। रेवेन्यू में से। अब आप बोलोगे सर ये तो इनकम में भी आपने सेम बताया था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो प्रॉफिट है। तो इनकम और प्रॉफिट में अंतर क्या है? देखो यार, इनकम कैसे भी आ सकती है। कैसे भी इन द सेंस कि इनकम वहां से भी आ सकती है जो काम आपका रूटीन वर्क ना हो, जो डे टू डे एक्टिविटी में आप काम ये ना कर रहे हो। लेकिन प्रॉफिट जो है वो वहीं से आएगा जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी का काम है। कहने का मतलब क्या है? इट इज द इनकम अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि जो आपका बिजनेस है, प्रॉफिट वर्ड तभी यूज होगा जब बिजनेस वर्ड यूज होगा। तो यानी कि आप कोई भी काम अगर कर रहे हो, आप वही काम बार बार कर रहे हो, आपको काम करना वही काम करना है, आपको वही आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वहां से जो आपको इनकम मिला है आउट ऑफ रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सो इट इज कंसिडर इनकम ओनली फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और आप कह सकते हो कि प्रॉफिट जो है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया हुआ इनकम है। इनकम तो टोटल है, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा कमाया है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट्स। तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है यही बता दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं, मतलब आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में जो पैसा कमा रहे हो वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में जो काम आप कर रहे हो, जो आपका, जैसे मेरा काम है पढ़ाने का, तो मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, तो ये पढ़ाना मेरे लिए क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन कभी मैं कुछ और काम भी कर सकता हूं जो मेरा डे टू डे एक्टिविटी का नहीं है, चलो ये वाला काम भी करके देख लेते हैं, तो वो क्या हो गया क्लास? मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कोई एंडोर्समेंट मुझे मिलता है, कोई प्रमोशन मुझे मिलता है, वो मैं कर रहा हूँ क्लास, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पढ़ाना इज मेरा क्लास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। अच्छा, अब होता क्या है क्लास, अब इसमें कहानी क्या आई जरा ध्यान समझना। तो मैं गया एक कपड़े की दुकान पे, एक कपड़े की दुकान पे चला गया जो बेसिकली शर्ट पैंट ये सब बेचते हैं, ठीक है। उनके गारमेंट की शॉप पे चला गया। तो मैंने बोला भाई ये शर्ट जो है ये कितने की है? तो उन्होंने बोला कि भाई शर्ट जो है वो 2500 रुपए की है। तो मैंने उनसे बोला भाई ये जो सेम शर्ट है, ये सेम शर्ट दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ये जो सेम शर्ट है, ये कालंदी कुंज या फिर चांदनी चौक चावड़ी बाजार जो भी कुछ कह लो, वहाँ पे यार मुझे 1000 रुपए का मिल रहा था, तो आप मुझे 2500 का दे रहे हो, वहाँ पे तो ये सेम शर्ट 1000 का है। तो उसने बोला भाई हम भी वहीं से लाते हैं और हम महंगा बेचते हैं, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला भाई देखो, तुम 2500 का शर्ट बेच रहे हो, तुम्हारा रेवेन्यू 2500 है, तुमने 1000 रुपए का दिल्ली से खरीदा है, तो यार सीधे सीधे अगर देखा जाए तो तुम जो है 1500 रुपए का प्रॉफिट पर शर्ट पे कमा रहे हो। इस प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं क्लास? ग्रॉस प्रॉफिट्स। यानी कि रेवेन्यू में से जब हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस जो ऊपर ऊपर से दिख जाता है कि हाँ ये खर्चे हैं, उसे घटा देते हो तो जो मुनाफा बचता है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। वो कहता है नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है कि हम 1500 रुपए कमा रहे हैं, हमें और भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहला ट्रांसपोर्ट का, भैया आप वहाँ से यहाँ जाना लेके आना बड़ी गाड़ी में आता है, कभी कभार ट्रैफिक वाले को पैसे देने पड़ते हैं, बहुत सारे इश्यूज और हैं, टैक्सेस देने पड़ते हैं, ये सारे हमारे खर्चे होते हैं। इसके अलावा जिस बिल्डिंग में आप खड़े हो उसका बहुत हैवी रेंट है, पॉर्श एरिया में बिल्डिंग है, इसका 50-60 हज़ार 1 लाख रेंट भी हम देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके बाद एसी का खर्चा है, डेप्रीशिएशन है, प्रिंटर है, आपको प्रिंटिंग वगैरह देते हैं। फिर यहाँ 4 लोग काम करते हैं, इन 4 लोगों की सैलरी है, एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की सैलरी है, प्रिंटर है, कार्टेज का बिल आता है, आप यहाँ बैठते हो, उसकी फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है, जगह जगह हम बोर्ड लगा रखे हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी कराना पड़ता है, इतने हर बैंक से लोन भी ले रखा है, हमें उसका ब्याज भी भरना पड़ता है। ये सब खर्चे काट कूट के एक शर्ट से हमें 250 रुपये ही बचते हैं, सारे खर्चे खुर्चे काट कूट के। तो ये जो 250 रुपये बच रहे हैं ये प्योर तुम्हारा है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? नेट प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू में से आपने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दिया। कभी और बात करें डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, लेकिन नेट का मतलब क्या है? सब कुछ घटाने के बाद।
सारी चीजें नेशनल इनकम में भी समझाया था आपको नेट के बारे में। जब हम रेवेन्यू में से सारे खर्चे ए टू जेड जो भी तुम्हारे हैं, जो भी खर्चा हुआ है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो सारे खर्चे घटा दोगे तो तुम्हें बचेगा, उसको क्या बोलते हैं क्लास, नेट प्रॉफिट। यही लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, इट इज द अमाउंट। प्रॉफिट तो समझ आ गया। ऑर्डिनरी कोर्स देखो, प्रॉफिट वर्ड है बिजनेस से। तुम बिजनेस के अंदर जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर से जो आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मुनाफा कमाया उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट दो होता है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को घटाने के बाद जो मुनाफा बचता है वो ऑपरेटिंग हो गया। और नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या है, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे खर्चे घटा दोगे। सारे खर्चे घटाने के बाद जो नेट अमाउंट आपके पास बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट समझ आ गया। नेक्स्ट है गेन। अब प्रॉफिट और गेन तो सिमिलर सी चीज है, अंतर क्या है, प्रॉफिट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, गेन इररेगुलर एक्टिविटी से होता है, जो हमारा काम नहीं है लेकिन फिर भी वो हम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें गेन हो गया। लाइक हमारा काम है सामान बेचने का, बट क्योंकि हमारी मशीन पुरानी हो गई थी तो हमने मशीन को बेच दिया, और मशीन था आज की डेट पे 1 लाख का, लेकिन बेच दिया हमने उसे 1,15,000 का, तो 15,000 का हमें गेन हो गया। और गेन कैपिटल को बढ़ाता है। कैपिटल क्या होता है, ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अगर कोई भी प्रॉफिट अगर होगा तो वो कैपिटल ऊपर जाएगा, बढ़ जाएगा, लॉस होगा तो कैपिटल घट जाएगा आपका, ठीक है, ओनर का पैसा घट जाएगा लॉस होगा तो। गेन क्या है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन ओनर कैपिटल इफ फिक्स असेट करंट रिटर्न डाउन। देखो यार, अभी उसका करंट रिटर्न डाउन वैल्यू, अच्छा रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है यार, सुनो, अगर मैं 5 लाख की मशीन लेके आया तो 1 साल बाद तो 5 लाख का नहीं रहेगा ना, कम हो जाएगा, फिर 1 साल बाद वो और कम हो जाएगा, वैल्यू कम होती चली जाती है, इसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं। आज ही क्लास में बताऊंगा आगे चल के कि डेप्रीशिएशन होता क्या है। सॉरी। तो 5 लाख की मशीन खरीदी मैंने और 2 साल के बाद ये 3,70,000 का है, 2 साल के बाद। तो ये जो 3,70,000 है इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, WDV, सॉरी WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 370 का है। अब मैंने 4 लाख में बेच दिया मान लो, तो 30,000 का मुझे गेन हो गया। ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का काम नहीं है, ये हमारा बिजनेस का एजेंडा नहीं है, इसलिए ओपन नहीं किया था, हम अपना बिजनेस की मशीन को बेचेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेन। सो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन ओनर कैपिटल इफ फिक्स असेट, जो है ये मैंने बता दिया क्लास, 2.5 लाख का 10 लाख की चीज को 12,50 से बेचा, 2.5 लाख का गेन हो गया, तो गेन है एंड इट इंक्रीज ओनर कैपिटल। तो जो गेन है वो ओनर की कैपिटल को बढ़ाता है। आगे बात समझ। इनकम का मतलब क्या है, टोटल जो आपने पैसा कमाया। प्रॉफिट का मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा कमाया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और गेन का मतलब सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग, और गेन और प्रॉफिट दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, ठीक है। और गेन इज नॉन रेकरिंग नेचर, रोज नहीं होता है, रोज रोज मशीन को बेच के फायदा नहीं होगा, वो तो नॉन रेकरिंग नेचर का है, ओके। अगला है लॉसेस। लॉस तो जानते हो, खर्चा ज्यादा हो गया तो हो गया लॉस। एक्सपेंस 100 रुपए का, इनकम 50 का, 50 का लॉस हो गया। इट इज एन एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू इज कॉल्ड लॉस, इट रिड्यूसेस ओनर्स कैपिटल। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर ज्यादा हो गया तो तुम्हें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और ये ओनर की कैपिटल को कम करेगा। भाई अगर गेन और प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है तो लॉस कैपिटल को कम करेगा, राइट। परचेजेस, सीधी सी बात है, हम कोई भी सामान खरीदते हैं दुकान से तो उसे परचेजेस बोलते हैं। आप कोई भी सामान परचेज कर रहे हो तो वो परचेजेस है। इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ध्यान रखना। लेकिन जो हम चीज खरीदते हैं ना, जो परचेज वर्ड यूज किया जाता है ये सिर्फ गुड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए क्लास, गुड्स के लिए। इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स for the purpose of resale and use as a raw material. If intermediate payment is made, if immediate payment is made for that purchase, it is called cash purchase. भाई सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, कोई भी सामान खरीद रहे हो जिसको आप आगे चल के बेचोगे अपने बिजनेस के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, परचेजेस। परचेज वर्ड का तो मतलब आपको बचपन से पता होगा, राइट। अगर आप उसके लिए तुरंत पैसे दे देते हो तो बोलते हैं कैश परचेज। अगर आप पैसे बाद में दोगे तो उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। और जब मैं किसी से उधार खरीदूंगा तो मुझे बाद में उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो मेरे लिए बन जाता है क्रेडिटर, जिसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी, राइट। और उसके लिए मैं कौन हूं, डेटर, करंट असेट, राइट, क्योंकि मैं उसे पैसा दूंगा तो मेरे लिए लायबिलिटी होगी, उसके लिए एसेट हो गया। इफ पेमेंट इज मेड इन फ्यूचर देन इट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। अगर हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, क्रेडिट परचेज। इफ गुड्स रिटर्न द सेलर ड्यू टू एनी वैलिड रीजन इट इज कंसिडर्ड एज परचेज रिटर्न। भाई देखो,
अगर सेलर रिटर्न कर देता है, मान लो मैंने खरीदा है क्लास, ठीक है, और किसी तरीके से रिटर्न हो गया, तो इसको वैलिड रीजन इट इज कंसिडर एज परचेज रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो सिंपल सीधी सी बात है, मैंने चीजों को खरीदा, परचेज किया, तो नगद भी खरीद सकता हूँ, उधार उधार भी खरीद सकता हूँ, मैं लौटा दे रहा हूँ सेलर को, तो ये परचेज रिटर्न हो गया, चाहे किसी भी रीजन से, ठीक है। एक गुड्स रिटर्न टू सेलर ड्यू टू एनी वैलिड रीजन, इट इज कंसिडर एज परचेज रिटर्न। अच्छा, सेल्स क्या है? अब सेल्स बिल्कुल उसका उल्टा है परचेज का, कि मैंने कुछ बेचा। अगर दुकानदार चीजों को बेचता है तो क्या बोलोगे उसको? सेल्स। अगर वो नगद बेच के पैसे लेता है तो कैश सेल। अगर वो उधार बेच रहा है, पैसे बाद में लेगा, तो क्रेडिट सेल। और उसने बेचा और ग्राहक को पसंद नहीं आया, कस्टमर रिटर्न कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स इट मीन्स एनी। अच्छा, एक चीज और क्लास आप लिख लो यहाँ पे, शायद आपको काम आ जाए। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। भाई मैंने ये खरीदा, अंदर आ गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, ना वापस कर दिया, आउट, बाहर जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड, राइट। सो सेल्स क्या है? इट मीन्स एनी ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इट मीन्स एनी ऑपरेटिंग रेवेन्यू दैट एन एंटिटी अर्न थ्रू इट्स बिजनेस। अपने बिजनेस से जो भी कमाया, ध्यान रखना, सेल्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जब मैं बोलता हूँ परचेज सेल, तो ये गुड्स का परचेज सेल हो रहा है, मशीन फर्नीचर बिल्डिंग का परचेज सेल नहीं हो रहा, ओनली गुड्स का। गुड्स क्या है? जो व्यापार करने के लिए सामान रखा है दुकान में। राशन की दुकान पे राशन, जूते की दुकान पे जूते, कपड़े की दुकान पे कपड़े, तो इसको क्या बोलेंगे? गुड्स, ओके। So it means any operating revenue that entity earn through its business activity like sale of goods and provide services. Services देना और सामान बेचना, ठीक है। If amount receive immediate तो उसे बोलेंगे cash sale. If amount receive in future तो उसे बोलेंगे credit sale. If customer return the goods purchased from us due to any valid reason, उसको क्या बोलेंगे क्लास? Sales return, okay? दुकान में रखा हुआ सारा का सारा सामान, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक, इसी को हम लोग बोलते हैं गुड्स। गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल एंड मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। कई बार रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उससे कुछ दूसरा सामान बनाते हैं, तो उसको क्लास गुड्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर टेंजिबल इन नेचर। गुड्स को जनरली देखा जा सकता है, तो आप इन सारी चीजों को देख सकते हो। अच्छा, स्टॉक और इन्वेंट्री, दुकान के अंदर जो मेंटेन किया है इन्वेंट्री, जो दुकान में माल सजा के रखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। तो दुकानदार कहते हैं स्टॉक नहीं है भैया, स्टॉक खाली हो गया है, इस तरीके से। तो गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो माल नहीं बिका अभी तक आपके पास, उसको आप लोग क्या बोलते हो? बेसिकली स्टॉक बोलते हो। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो आप किसी डेट पे देखते हो क्लास की व्यापार करने के लिए कितना सामान रखा पड़ा है, जो बिका नहीं, जिसे हम क्लास आगे बेचेंगे, उसको बोलते हैं स्टॉक। तो कुल मिलाकर दुकान में रखा हुआ जो माल है, वो सारा का सारा इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही बात है। स्टॉक जो साल के पहले दिन होता है, उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक जो साल के आखिरी दिन होता है, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का, मान लो समोसा बनाना है, तो जो आलू आ गया वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, मैदा आ गया वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया। आलू मैदा उबाल के, आलू वगैरह उबाल के मैदा वैदा के रख दिया है बस समोसा, तो वो आपका रॉ वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। क्या हो गया क्लास? वर्क इन प्रोग्रेस। उसे तल दिया, तल के रेडी हो गया, तो क्या बोलते हैं क्लास? फिनिश गुड्स। लकड़ियां लेके आ गए, रॉ मटेरियल काट कूट के पूरा रेडी कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। और उसके बाद क्लास पूरी तरह से बन के तैयार हो गया, तो उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। तो फिनिश का मतलब बन के तैयार हो गया, अब वो शोरूम में जाएगा, इन्वेंट्री मेंटेन होगा। रॉ मटेरियल अभी बना नहीं है, प्रोग्रेस मतलब आधा अधूरा बना है। तो स्टॉक के बारे में ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, ओके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट सेल्स बोलते हैं। सीधी सी बात है, आपको बहुत काम आएगा, क्लास 12 में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो जब आप सेल्स में से कुछ रिटर्न माइनस कर देते हो, सेल्स रिटर्न, तो ये बन जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको हम लोग नेट सेल्स भी कहते हैं। 50 लाख का माल बिका, 3 लाख का वापस हो गया। माल तो बेचा था, ग्राहक ने 3 लाख का वापस कर दिया, तो 47 लाख का क्या आ गया क्लास? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स, मतलब कुल मिला के जो आपने सेल्स करके पैसा कमाया है। इट इज द नेट अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल, मिला हो चाहे ना मिला हो अभी तक, गुड्स एंड सर्विस। तो कोई भी गुड्स बेचा, सर्विसेज दी, उससे जो पैसा मिल गया या मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। अगर हम कभी भी उधार बेचते हैं
तो उससे जो पैसा हमें मिलने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आर द अमाउंट रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज अगेंस्ट द गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो भी आपके बिजनेस का नॉर्मल कोर्स है, उसमें आपने जो सामान बेचा या जो सेवाएं आपने दी है, उससे जो पैसा आपको मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है। उधार अगर हम बेचते हैं, उधार बेचेंगे तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल बन जाएंगे, कितना पैसा मिलने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल दो चीजों से मिलकर बनता है, डेटर और बिल रिसीवेबल। डेटर किसे कहते हैं, तुम कहानी की तरह समझो। मैंने किसी को सामान बेचा, मैंने किसी को सामान बेचा, तो वो इंसान मेरे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। लेकिन अगर मैंने सामान उसको बेचा है और उससे बोला भाई तू बिल पे साइन करके दे दे कि तू 3 महीने में पेमेंट दे देगा, तो वो बिल पे साइन करके दे देता है। तो ये जो बिल है इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। तो दो लोग हैं, एक को उधार बेचा, बस उससे बिल नहीं लिया, उसको जानता था मैं, दूसरे से बिल ले लिया, तो दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल। और जिससे बिल लिया है उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल, क्योंकि मुझे मिलने वाला है तो वो बिल मेरे लिए रिसीवेबल है। और डेटर मतलब जिसको क्लास मैंने उधार बेचा, जिससे मैंने बिल अभी तक कंसिडर बिल नहीं लिया जिससे मैंने। A debtor is a person to whom goods were sold on credit and amount is yet to be received. Debtor arises due to credit sale. तो ये क्यों बनते हैं डेटर, जब हम सामान को उधार बेचते हैं। ध्यान रखना, मशीन फर्नीचर नहीं, सामान, गुड्स। गुड्स मतलब जो बिजनेस में बेचने के लिए रखा हुआ है, जिसका काम है बिजनेस में बेचना, उसको बोलते हैं गुड्स। बिल रिसीवेबल क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर। डेटर ने एक्सेप्ट किया साइन करके, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दे दूंगा भाई, मैं लिख के साइन कर देता हूँ, और वो बिल हम अपने पास रख लेते हैं। एंड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, कि मैं 3 महीने में 2 महीने में पैसे दे दूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल क्योंकि मुझे पैसा मिलने वाला है। तो जिसको उधार बेचा वो डेटर, और उससे बिल लिखवा के ले लिया, तो ये बिल हमारे लिए सबूत हो गया, ये हमारे लिए हो गया बिल रिसीवेबल। उसी तरीके से ट्रेड पेबल है, किसकी कितनी पेमेंट करनी है। सो ट्रेड पेबल आर द अमाउंट पेबल, जैसे वो रिसीवेबल था ये पेबल है, बाय द एंटरप्राइज अगेंस्ट द गुड परचेज एंड सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इज द सम ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। जो ट्रेड पेबल है वो क्रेडिटर और बिल्स पेबल जो है, क्रेडिटर्स और बिल पेबल के सम के बराबर होता है। मेरी बात समझना, मैंने उधार बेचा, तो वो डेटर हो गया, और उससे बिल लिखवा लिया तो बिल रिसीवेबल हो गया। अब उल्टा, मैंने उधार खरीदा तो मेरे लिए वो क्रेडिटर हो गया। अब लेकिन एक क्रेडिटर ने बोला कि सुनील सर भरोसा नहीं है, साइन करके दो, तो साइन करके दे दिया मैंने, तो ये बिल मुझे अब पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया बिल को। तो मैं तो ठीक है रख लो यार बिल, तुम बिल दिखाना 3 महीने बाद मैं बिल की पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो बिल है मेरे लिए वो बिल पेबल हो गया। तो डेटर का उल्टा क्रेडिटर, बीआर का उल्टा बीपी। बीआर मतलब बिल रिसीवेबल और बीपी मतलब बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर क्या है, अ क्रेडिटर इज अ पर्सन from whom business purchase goods and services and payment is yet to be paid. ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड, देखो क्लास इट अराइजेज, ये अराइज होगा ओनली क्रेडिट सेल, और से क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिडर। तो ध्यान रखना क्लास की क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से ही क्रेडिटर्स बनते हैं। जो क्रेडिटर्स आपके बनेंगे ना वो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज से, किसी और चीज से नहीं। मशीन फर्नीचर खरीदते हो तो आपके वो क्रेडिटर नहीं बनेंगे, आपने उधार सिर्फ सामान खरीदा है। बिकॉज जो मशीन हमें बेच रहे हैं वो सप्लायर होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज गिवन टू क्रेडिटर्स कॉल्ड बिल्स पेबल। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जा रहा है क्रेडिटर्स को क्लास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल बोलते हैं। सीधी सी बात है, जो क्रेडिटर्स उसको हमने बिल साइन करके दे दिया, तो भैया अब हमारी लायबिलिटी बन गई, मैंने सिग्नेचर कर रखे हैं, और क्या लिखा है बिल में कि मैं 3 महीने में पेमेंट कर दूंगा उसको, 3 महीने में पैसा लौटा दूंगा, साइन करके दे दिया, तो क्या बोलेंगे उसको, बिल्स पेबल। तो डेटर प्लस बीआर ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर प्लस बीपी ट्रेड पेबल। ओके। कॉस्ट, किसी भी सामान को बनाने का जो टोटल एक्सपेंस है, लागत है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब आपकी लागत, और हर इंसान चाहता है कॉस्ट को कम करना। एनी एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट। चाहे खरीदने में चाहे सामान को बनाने में जो भी खर्चा आप कर रहे हो उसको आप लोग क्या बोलोगे, कॉस्ट। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर का मतलब होता है बिल। एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो क्या चीज़ डेबिट हुआ, क्या चीज़ क्रेडिट हुआ, वो नरेशन में सारा का सारा लिख के दिखा देते, तो ये वाउचर हो गया। डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर चैप्टर नंबर 7 होगा आई थिंक, तो हमें वहाँ पढ़ना है डिटेल में, तब बात करेंगे। फिलहाल आप समझ लो कि आप दुकानदार से कोई भी सामान खरीदते हो तो जो बिल आप लेके आते हो, पूरा का पूरा वाउचर, इनवॉइस आप लेके आते हो, बिल लेके आते हो, कैश मेमो लेके आते हो, वो सब वाउचर के ही पार्ट्स हैं, वाउचर के अंदर ही कंसिडर होता है। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहता है, यहाँ पे वाउचर का नंबर लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है, अमाउंट लिखा रहता है, किससे लिया, किसको दिया, ये सारी बातें लिखी रहती हैं, लास्ट में सिग्नेचर होता है और कुछ नहीं, ठीक है।
डिस्काउंट, अब ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि डिस्काउंट्स क्या होते हैं। डिस्काउंट, रिडक्शन इन प्राइस, आपने कई जगह से देखा होगा, प्राइस में कटौती कर देना। 1000 का सामान आज मिल रहा है 100 रुपये ऑफ में 90। कोका कोला की बोतल सस्ती मिलने लगेगी, जैसे थोड़ी सी सर्दियाँ आएंगी सस्ती मिलने लग जाएंगी आपको, तो वो क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट इज रिडक्शन ऑफ मनी अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जो भी सामान आप बेच रहे हो उसमें एक परसेंटेज सेट कर देते हो, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, तो उसे क्या बोलते हैं क्लास, डिस्काउंट, एक परसेंटेज में सेट होता है। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ध्यान समझना, मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने बोला भाई एक शर्ट कितने की है, उसने बोला भाई एक शर्ट 1500 की है। मैंने बोला देखो मुझे 5 शर्ट लेनी है, तो दुकानदार कहता है ठीक है सर मल्टीप्लाई कर दो 7500। मैं बोलूँगा भाई देखो एक शर्ट का 1500 है तो 5 का 7500 कैसे हो सकता है, मैं तो बल्क क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ, तो मुझे आप कुछ डिस्काउंट दो, नहीं तो मैं एक ही ना खरीदूँ। तो दुकानदार कहता है ठीक है यार, अगर आप 5 ले रहे हो तो आप एक काम करो, आप मुझे 7000 रुपये दे दो। तो उसने मुझे यहाँ 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। इस 500 के डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे, और इस डिस्काउंट को कहीं भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड एनीवेयर, इट इज फॉर बल्क परचेजेस, सेल इनहेंस करने के लिए दुकानदार दे देता है। आपने कई बार देखा होगा बाई 3 get 1 फ्री, बाई 2 get 1 फ्री, वो ट्रेड डिस्काउंट है। It is a reduction granted by the seller for the bulk quantity purchased by the buyer. It is allowed to promote sales and trade discount is not recorded in books of account. तो इसे कहीं भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये सेल्स को इन्हांस करने के, सेल को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, इसको बोलते हैं क्लास ट्रेड डिस्काउंट। अगला है कैश डिस्काउंट। ये क्या होता है, फॉर द अर्ली पेमेंट। अब मान लो 7000 की सेल हो गई, वो कहता है ठीक है मैं आपको पैसे 3 महीने में दे दूंगा उधार, 7000 है मैं 3 महीने में पैसे दे दूंगा, ठीक है। उसने बोला ठीक है आप 3 महीने में मुझे पैसे दे देना। 1 महीने के बाद ही मैं चला गया उसके पास, मैंने कहा ये लो अपने पैसे। तो कहता है यार आप तो 3 महीने में पैसे देने वाले थे, 1 महीने बाद ही दे रहे हो आप पैसे। तो मैं कहूँगा देखो मैं तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ, जल्दी पेमेंट कर रहा हूँ, तो इसमें तुम्हारा ये फायदा है, तो मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। तो वो मुझे जो डिस्काउंट देंगे ताकि मैं जल्दी से उनको पेमेंट कर दूं, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। मैं बोलूँगा भाई डिस्काउंट नहीं दोगे तो मैं सीधे 3 महीने बाद आऊँगा। तो दुकानदार को पता है यार जल्दी से पैसा आ जाना सबसे अच्छी बात है ना। आपने देखा होगा स्कूल वाले भी, अगर आप पूरे स्कूल की 12 महीने की फीस एडवांस दे देते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे। हर जगह चलता है क्लास, मतलब मैक्सिमम जगह चलता है, कई जगह नहीं भी चलता है। तो अगर आप समय से पहले पेमेंट कर देते हो, आपको पैसा 4 महीने बाद देना था, आपने आज ही दे दिया, तो अगर आप समय से पहले पैसा दे रहे हो तो वो इंसान खुश होकर आपको जो डिस्काउंट देता है फॉर अर्ली पेमेंट, ध्यान रखना कैश डिस्काउंट इज फॉर अर्ली पेमेंट। इट इज रिडक्शन ग्रांटेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस फॉर टाइमली, ये लिस्ट प्राइस से होता है, इनवॉइस प्राइस से होता है। फॉर टाइमली पेमेंट, ध्यान रखना ये लिस्ट प्राइस से होता है, लिस्ट प्राइस से, जो लिस्ट इनके पास पड़ी, कभी बार देखा होगा ना दुकानदार लिस्ट निकाल के चेक करता है कि उनका सामान कितने में पड़ा था उनको, उससे वो कम कर देता है कॉस्ट से। लेकिन ये क्या है क्लास, ये इनवॉइस प्राइस जितने का बिल बन गया उससे कम कर देता है क्लास, टू इनकरेज अर्ली पेमेंट। इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। ध्यान रखना कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में खाता रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता। 7500 की शर्ट खरीदी है मैंने, उसने मुझे 500 का डिस्काउंट दिया है, तो जो बिल बनेगा वो 7000 से ही बनेगा, बस कोई डिस्काउंट यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, सीधा परचेज 7000 का, उसका सेल 7000 का। अब जो डिस्काउंट मुझे दे रहा है 100 रुपये 200 रुपये, जल्दी दे दो पैसा उसके लिए कि अगर आप मुझे जल्दी पैसे दे दोगे तो मैं आपको कुछ और डिस्काउंट दे दूंगा। उस डिस्काउंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैश डिस्काउंट। इट इज मेड फॉर अर्ली पेमेंट, कि आप समय से पहले पैसा लौटा दो तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ओके, और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। और पहले माइनस ट्रेड डिस्काउंट किया जाता है, फिर कैश डिस्काउंट। अब ये डिटेल की बात है, जर्नल एक चैप्टर जर्नल 8वां चैप्टर, वहां डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बैड डेट्स। आपने किसी को उधार दिया और वो पैसा डूब गया तो आप क्या बोलोगे उसको, बैड डेट, है ना। आपने उधार दिया वो पैसा डूब गया तो क्या बोलोगे, बैड डेट। इट इज द अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। भाई मैंने किसी को उधार दिया लेकिन वो इंसान डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया, वो कह रहा भैया मेरा घर बार संपत्ति सब बर्बाद हो गया, जल गया, मेरा बिजनेस राख हो गया, तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ, कैसे लूंगा पैसे उससे। मैं बोलूँ ठीक है यार चल, गया डूब गया पैसा, है ना। बट इतना आसान नहीं होता, बिजनेस में कोर्ट कचहरी में केस चलता है, कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है। एक्चुअली कोर्ट इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, ये खुद नहीं करेगा, ये खुद नहीं बोलेगा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा तो झूठ बोल देगा ना ये। तो ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, तभी ये अगला इंसान इसको छोड़ देगा, बोलेगा ठीक है यार अब मैं मारूंगा तभी तो पैसे नहीं मिलेगा, मैं मर्डर कर दूंगा तो क्या पैसे मिल जाएंगे मुझे, मैं और जेल चला जाऊंगा। तो भैया क्या कर सकते हैं, वो कह रहा नहीं है भाई जो करना हो कर लो, अब क्या कर सकते हो, कोर्ट ने भी कह दिया भैया नहीं है, इस पे छोड़ दो, माफ कर दो इसको। तो दिस इज कॉल्ड बैड डेट। और बिजनेस में ये चीजें होती हैं, आपको शौक नहीं होना, बिजनेस के अंदर नुकसान फायदा होता रहता है, तो इसको आप ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इसको एक्सेप्ट करो। तो अमाउंट इररिकवरेबल, इररिकवरेबल मतलब नॉट
नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। जिनको आपने उधार बेचा उनसे ये पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्लास वो क्या है आपका बैड डेट है। और बैड डेट्स हमारे प्रॉफिट्स को कम कर देता है, नुकसान है, घाटा है, घाटा हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। बैलेंस शीट, इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। आप सबको पता है कि बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, अगर किसी पर्टिकुलर डेट पे, मान लो 31 मार्च 2022, इस डेट पे किसी भी बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, उसका एक पूरा स्टेटमेंट बनाया जाए इस तरीके से, एक तरफ एसेट है, एक तरफ लायबिलिटी है, दोनों साइड मैच भी हो रही है, बराबर बराबर हो रही है, तो इसको बोलते हैं क्लास बैलेंस शीट। इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट पे तुम्हारे पास कितनी एसेट्स हैं और तुम्हारे पास कितनी लायबिलिटीज हैं। डेप्रीशिएशन, नेक्स्ट इज डेप्रीशिएशन। अब ये डेप्रीशिएशन क्या है? कोई भी एसेट अगर आप खरीदते हो तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 2 साल बाद और वैल्यू कम हो जाती है। लैंड इज एक्सेप्शन। क्यों? हर उस चीज की वैल्यू कम होगी जिसकी एक लाइफ है, क्योंकि लैंड की कोई लाइफ नहीं होती, जमीन की कोई लाइफ नहीं होती। कभी आपने सुना है जमीन पुराना हो गया, जमीन मर गया, जमीन सड़ गया, जमीन गल गया, जमीन में दाग लग गया? कभी जमीन लेने जाते तो ये कहते हैं भाई इस जमीन में तो दाग लगा हुआ है, इस जमीन में तो क्रैक आ रहा है, गड्ढा हो रहा है, छेद हो रहा है एक, है ना, इस तरीके से नहीं कहते। तो जो लैंड है क्लास, उसकी कोई लाइफ नहीं है, वो अनंत काल तक चलता रहेगा, इसलिए उसकी वैल्यू कम नहीं होती। और जिस चीज की लाइफ कम होती है उसी की वैल्यू कम हो जाती है, वो इंसान ही क्यों ना हो। इंसान बूढ़ा हो जाता है, लाइफ कम हो गई, वैल्यू कम हो जाती है। उसी तरीके से क्लास अगर हम मशीन खरीद रहे हैं तो ओवर द ईयर उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, किसकी वजह से? ड्यू टू डेप्रीशिएशन। सो डेप्रीशिएशन है क्या? डेप्रीशिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, किसी भी एसेट की वैल्यू को कम कर देना, ठीक है। एंड लायबिलिटी ड्यू टू इट्स यूज, क्योंकि वो चीज इस्तेमाल हो रही है, घिस रही है, समय गुजरता चला जा रहा है, पुराना होता चला जा रहा है, ऑब्सोलेंस। एंड क्लास ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब क्लास ये कैश एक्सपेंस नहीं है। एक्चुअली होता क्या डेप्रिसिएशन, ध्यान समझना, डेप्रिसिएशन है क्या, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने एक मशीन खरीदी, 50 लाख की, मुझे पता है 5 साल चलेगा, तो हर साल अपने प्रॉफिट में से 10-10 लाख रुपए निकाल के साइड में क्लास मैं क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा एक तिजोरी के अंदर, हर साल 10-10 लाख रुपए निकाल के इकट्ठा करूंगा 5 साल तक। और ये मशीन 5 साल बाद कबाड़ हो जाएगी, क्योंकि इसकी लाइफ 5 साल है, और मैंने हर साल 10-10 लाख रुपए जमा किया है। 5 साल बाद कितने इकट्ठा हो जाएगा, गुल्लक तोड़ूंगा तो 50 लाख रुपए। तो मशीन पुरानी हो गई, 50 लाख जुड़ गए, नई मशीन खरीद के लिए आऊंगा, और थोड़ा बहुत वैल्यू ऊपर नीचे होगा तो इतना तो झेल लेंगे। लेकिन क्या होता अगर हम जोड़ते नहीं पैसे, तो अचानक से मशीन खराब होगी, 50 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, झटका लग जाएगा, काम कई दिन तक बंद हो सकता है। इसीलिए डेप्रीशिएशन लगाते हैं। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या, आपको पता है हर साल आपके एसेट की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो जितनी वैल्यू कम होती चली जाएगी घिसने से, यूज करने से, या टेक्नोलॉजी के बदलने से, या और किसी भी रीजन से, उतने पैसे अंदाजे से निकाल के रखो अपने पास। 5 साल बाद एक बड़ी रकम इकट्ठा होगी, आप उस मशीन को रिप्लेस कर सकते हो और नई मशीन लेकर आ सकते हो। इवन ये भी कुछ कबाड़े के दाम में चला जाएगा और एक नई मशीन लेके आ जाओगे, आपको झटका नहीं रहेगा। मेरे पास फोन है, मुझे पता है मेरा फोन जो है वो 50,000 का है, 5 साल चलेगा, तो हर साल 10,000 रुपए मैं जोड़ लेता हूँ, ताकि 5 साल बाद ये फोन खराब हो जाएगा तो मेरे पास 50,000 रुपए होंगे, मुझे कुछ भी झटका नहीं लगेगा, शौक नहीं लगेगा। तो और लेकिन मैं ये पैसा किसी बाहर वाले को तो नहीं दे रहा, ये कोई रेंट, कोई सैलरी, कोई इंश्योरेंस, कोई वेजेस तो नहीं है, ये तो पैसा अपने ही पास जोड़ रहा हूँ। क्या ये पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस से? नहीं, ये तो बस अपने दिमाग को पैसे जोड़ने की आदत बनाने का तरीका है, बिजनेस करने का सही तरीका है। तो मैं क्लास इसको अपने पास जोड़ूंगा, तो इसीलिए क्लास ये नॉन कैश है, मतलब ये पैसा बाहर नहीं जाता इसके अंदर। इट रिड्यूसेस प्रॉफिट, इवन क्लास ये प्रॉफिट्स को कम करता है, क्योंकि खर्चा है, खर्चा तो है ये, मैं इसे खर्चा ही मानूंगा कि देखो जो 10,000 रुपए मैं फोन के लिए जोड़ रहा हूँ ना अपने पास, मैं उसे खर्चा ही मानूंगा, बड़ी खर्चा बाहर नहीं जा रहा कहीं, तो ये नॉन कैश है। एंट्री, तो जब हम क्लास कोई भी चीज लिखते हैं, इसको इतने का बेचा, इससे इतना खरीदा, इसको इतना बेचा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास, एंट्री। तो जब हम खाते में, अकाउंट्स में एंट्री करते हैं, लिखते हैं, जैसे आपने कई बार बैंक से एंट्री करवाई होगी, आपके पापा ने बोला होगा पासबुक लेके बैंक में एंट्री करा लाओ या अपडेट करा लाओ, तो बैंक उसमें क्लास एक मशीन में डालता है, प्रिंटर में अपडेट होकर आता है, लिख के आता है, तो वो होगी एंट्री। तो बिजनेस के अंदर कितना खरीदा, कितना बेचा, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना स्टार्ट करते हैं ना उस चीज को, तो उसे बोलते हैं एंट्री, मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो इंसान है जो इस योग्य है कि वो अपने कर्जों का भुगतान कर सकता है। मेरी सारी प्रॉपर्टी 5 लाख की है, मेरे सारे कर्जे 2 लाख की है, मैं आराम से क्लास 5 लाख में से 2 लाख की पेमेंट कर दूंगा, मैं डूबूंगा नहीं, मेरा दिवालिया घोषित नहीं होगा, मैं दिवाला नहीं हो जाऊंगा। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अ पर्सन हु इज एबल टू पे इट्स डेट, एक पर्सन
जो क्लास डेट की पेमेंट कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। देखो ये रहा क्लास एसेट और ये रहा क्लास लाइबिलिटी। अब आपके पास एसेट जो है वो ऊपर है, लाइबिलिटी जो है वो नीचे है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे? अब यहाँ पे मत समझना कि तराजू में वजन ज़्यादा है, यहाँ ये मत समझने लग जाना क्लास, ठीक है। गलत इंटरप्रेट मत कर देना, सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ। अगर आपका एसेट जो है वो 50 लाख का है और लाइबिलिटी कम है 20 लाख का, तो 30 लाख रुपए आपके पास अभी भी सरप्लस में है, तो आप सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन होता है जो अपने बिजनेस के कर्जों की पेमेंट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं क्लास, सॉल्वेंट। और इनसॉल्वेंट कौन सा होता है क्लास? इनसॉल्वेंट मतलब क्या है? जिसकी लाइबिलिटी ऊपर है और एसेट नीचे है। अब यहाँ पे वजन से मत समझना कि सर एसेट का वजन ज्यादा है तभी वो नीचे आ गया। फिर से बोल रहा हूँ क्लास, इनसॉल्वेंट मतलब क्या है कि मेरी संपत्ति, जैसे विजय माल्या साहब हो गए थे, 20 लाख का है और मेरी लाइबिलिटी 40 लाख की। अब भैया मैं अपने कर्जा, घर बार सब कुछ बेच दूंगा तो भी मैं 40 लाख रुपए का भुगतान नहीं कर पाऊंगा। मेरा सब कुछ बिक जाएगा तब भी मेरे कर्जे इतने ज्यादा हो गए, बिजनेस में घाटा झेलते झेलते इतने ज्यादा हो गए भाई मैं, मेरा दिवालिया हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, मैं नहीं दे पाऊंगा पैसे। तो क्या बोलते हैं उसको, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन है जो अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट नहीं कर सकता। सॉल्वेंट वो है जो पेमेंट कर सकता है। लास्ट, और इसके साथ हम खत्म करेंगे पूरे के पूरे सेकंड चैप्टर को। उम्मीद है कि क्लास आप फीडबैक जरूर दोगे, कैसा लगा, समझ आया कि नहीं। बहुत मेहनत से ये सारी स्लाइड्स बना के आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करोगे अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में जो भी क्लास 11th के बच्चे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल ऐसे ही अकाउंट्स, इको, बीएसटी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा। मैं बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, नींव जितनी स्ट्रॉन्ग होगी इमारत उतनी ही ज़्यादा ऊंची आप बना सकते हो, राइट। तो ये बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर और पांचवा न्यूमेरिकल है, लेकिन क्लास वो भी बेस स्ट्रॉन्ग करने की ही बात है। जैसे 5 चैप्टर हो जाएंगे फिर आप ट्रैक पे आ जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है पूरे साल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? स्टेटमेंट दैट आर प्रिपेयर्ड बाय एन एंटरप्राइज टू नो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन एंटरप्राइज आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखो यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाता है, वो सारी चीज़ें क्या है क्लास? वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट दैट आर प्रिपेयर बाय एन एंटरप्राइज टू नो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन एंटरप्राइज आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, ये सारी बैलेंस शीट ये रहा, इसी को प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, इनकम स्टेटमेंट कंपनी बुलाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्म बुलाती है, बट है वो एक ही चीज। बैलेंस शीट, इक्विटी स्टेटमेंट है ना, अभी इक्विटी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप भूल जाओ इसको। कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th में पढ़ोगे आप। ये सब क्या होता है क्लास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी भी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी चल पाएगी नहीं चल पाएगी, जल्दी इंसॉल्वेंट तो नहीं हो पाएगी कंपनी, शॉर्ट टर्म में तो बंद नहीं हो पाएगी, शॉर्ट टर्म में वो वर्कर्स की पेमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। लेकिन वो हर किसी को पता नहीं चलेगा, आपको स्टडी होगी, मतलब उसको स्टडी करने के लिए भी आपके पास दिमाग होना चाहिए। उसी चीज को आप पढ़ रहे हो ताकि आप नियर फ्यूचर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर सको या बना सको। ओके, तो यहाँ पे खत्म हो गया क्लास, ये सारे के सारे टर्म्स। अब बाकी जितने भी और भी टर्म्स यूज होंगे डे टू डे एक्टिविटी में हम पढ़ते जाएंगे, जब उसको क्लास हम तभी डिस्कस करेंगे। बट मेजर इस चैप्टर में जितनी चीजें थी वो मैंने सारी की सारी करा दी। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी धीरे धीरे सीखोगे आप, क्योंकि कॉमर्स पूरा स्ट्रीम है और आप ये पहली बार पढ़ रहे हो तो टाइम लगेगा। लेकिन आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग कर दूँ ना क्लास 11th में तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बट 12th में 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी मैं लूँगा। और साथ में 11th में क्या होता है, पेपर स्कूल वाले सेट करते हैं, तो स्कूल वाले कुछ भेदभाव भी कर लेते हैं, जो बच्चे उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ते उन लोगों को साथ करते हैं। लेकिन जब बोर्ड से एग्जामिनेशन आएगा, चेकिंग की भी बोर्ड होगी, इसलिए मैं 12th की हमेशा गारंटी लेता हूँ। बट 11th में भी तुम्हें पूरा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट करके तुम्हें पूरी कोशिश करूँगा कि 100 में से 100 नंबर दिला सकूँ। ठीक है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, मेहनत करते जाओ। यहाँ मैंने अकाउंट्स इको की प्लेलिस्ट भी अटैच कर दी है, तो आप प्लीज़ इन प्लेलिस्ट को देखना। इसके अंदर लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट वीडियोस अपलोडेड हैं और आपकी पूरे साल की तैयारी ऐसे ही कराता रहूँगा। बस आपका प्यार सपोर्ट चाहिए, लाइक करो, कमेंट करो, पढ़ाई करो, अपनी अच्छे से मेहनत करो। 11th को लाइटली बिल्कुल मत लो और वीडियो को अपने सारे क्लासमेट तक पहुँचाओ। अगर उनको भी अच्छा लगता है तो क्लास उनसे बोलो वो भी शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं दिन रात और ज़्यादा मेहनत करूँ और मोटिवेटेड रहूँ आपके लिए काम करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।